हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए मौर्य काल के बाद लेके आई हूँ गुप्त काल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए। और इसमें हम गुप्त काल के कला, विज्ञान और साहित्य के विकास से रिलेटिव क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि गुप्तों का जो आदि पुरुष था, जहाँ से स्टार्टिंग होती है गुप्तों की, वो थे श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के पुत्र थे घटोत्कच। और जो इत्सिंग हुए हैं वो श्रीगुप्त के शासनकाल के अंतर्गत ही वहाँ आए हैं। एंड जो उसके बाद है वो है, लेकिन जो इनका प्रतापी शासक हुआ है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो टाइमिंग पीरियड था वो था 319 ईसा पूर्व से लेकर 335 ईसा पूर्व के बीच में। आगे देखो, मैंने लिख रखा है कि इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट था वो इसके अपने जो गुप्तों के वंशज में सबसे इम्पोर्टेंट हुआ है, सबसे प्रतापी शासक हुआ है। देन उसके बाद उसने क्या किया कि गुप्त संवत की स्थापना की है। और गुप्त संवत की स्थापना मानी जाती है 319 से और 320 की समथिंग है। देन जो शक संवत है, शक संवत की मानी जाती है 78 ईसा पूर्व। और यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराजा राज की उपाधि कौन से शासक ने ग्रहण की थी। तो वो थे गुप्त शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सॉरी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसमें गुप्तों में भी चंद्रगुप्त फर्स्ट और सेकंड दो हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि महाराजा राज की उपाधि किसने ली थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। देन इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवियों के सहयोग पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन के आता है कि लिच्छवियों का सहयोग पाने के लिए किस शासक ने, गुप्तों के किस शासक ने और उनसे विवाह संबंध स्थापित किया था। तो वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो है समुद्रगुप्त से रिलेटेड। समुद्रगुप्त ने पराक्रमाक नामक उपाधि ग्रहण की थी और उनका टाइमिंग पीरियड रहा है 335 ईसा पूर्व से 375 ईसा पूर्व के बीच में। और समुद्रगुप्त के साम्राज्य विजय का विवरण हमें हरिसेन के प्रशस्ति काव्य प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। देन उसके बाद जो उसने दो तरह के युद्ध किए थे। एक तो था उनका दक्षिण पथ का युद्ध। दक्षिण पथ के युद्ध में हम देखते हैं कि उसमें 12 राज्य उसने जो स्टेट थे उसके आसपास दक्षिण भूभाग में 12 राज्यों के साथ उसने युद्ध किया, लेकिन कृपया करके उनको वापस लौटा दिया। और इस नीति को ग्रह मोक्षानुग्रह कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से बहुत बार कि समुद्रगुप्त की ग्रह मोक्षानुग्रह नीति क्या थी, या फिर दक्षिण पथ के में उन्होंने जो युद्ध किया था वहाँ पे कौन सी नीति उसने अपनाई थी। फिर देन जो सेकंड नंबर है आर्यवर्त की विजय। आर्यवर्त की विजय में 9 राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें उसने उनको जड़ से उखाड़ फेंका था। जड़ से यानी कि उनको कोई कृपया करके उनको कोई लुटा नहीं दिया था वो, बल्कि उनका समूल नाश कर दिया था और डिस्ट्रॉय कर दिया था उनको। और इस नीति को प्रसाद भोजन नीति कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रहेगा, तो आपको समुद्रगुप्त की दोनों नीतियों को ध्यान में रखना है, ग्रह मोक्षानुग्रह और प्रसाद भोजन ग्रह। उसके बाद उसने अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और अश्वमेध यज्ञ में कहा जाता है कि स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। और ये क्वेश्चन आता है कि किसने भारत का नेपोलियन कहा है, किस शासक को कहा है, किसने कहा है। या फिर भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देन है समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को, जिसने चारुदत्त नामक नाटक लिखा था, उसको संरक्षण दिया था। क्लियर है। समुद्रगुप्त के बाद जो टर्न आता है वो है रामगुप्त का। रामगुप्त का जो टाइमिंग पीरियड था 375 ईसा पूर्व से 380 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। इसके काल में ऐसी कोई इम्पोर्टेंट कोई घटना घटित नहीं हुई है जिसको हम यहाँ पे मेंशन करें। देन उसके बाद जो चंद्रगुप्त सेकंड है, चंद्रगुप्त फर्स्ट हमने देखा है, चंद्रगुप्त सेकंड है, उसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जिसका टाइमिंग पीरियड 380 से 412 ईसा पूर्व रहा है। उसके अन्य नाम है देवगुप्त, देवराज एंड देवश्री। और उसने जो उपाधियां धारण की हैं वो विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उसने जो उपाधियां वो ग्रहण की हैं। और साहित्य में उसे सकारी कहा गया है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखा है कि ऑप्शन दे दें कि सकारी किस गुप्त शासक के लिए यूज में हुआ है।
या फिर चंद्रगुप्त सेकंड ने कौन कौन सी उपाधियां ग्रहण की हैं, जिसमें से 3 आपको दे देंगे और बाकी के एक आपको डिफरेंट दे देंगे जिसमें से आपको चूज करना हो। तो इन बातों को ध्यान में रखें। देन इससे रिलेटिव एक जो इन्फॉर्मेशन मुझे और मिली थी, जो मैंने यहाँ पे इसके एरो का सिंबल लगा के मैंने यहाँ पे राइट किया है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने 3 वंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। 3 वंश थे, तो 3 वंश वो कौन से थे जिससे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो पता होना चाहिए आपको कि नागों से, वाकाटकों से और कदम्बों से। तो वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 3 तो राइट होंगे और आपको एक डिफरेंट दे देंगे कि किससे संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो आपको किए थे अगर आपको पता है, तो फिर नहीं किए तो उसको आप इजीली से चूज कर लेंगे। तो नागों से, वाकाटकों से, कदम्बों से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था और बाकी सभी नहीं थे। इसके बाद जो ट्रेंड आता है वो हमारा दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर राय पिथौरा दुर्ग में कुतुब मीनार के पास एक लोहा स्तंभ है। दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पर राय पिथौरा दुर्ग में कुतुब मीनार के पास एक लोहा स्तंभ है जिसमें गुप्तकालीन चंद्रगुप्त सेकंड का उल्लेख मिलता है। कौन सा लेख? मेहरौली नामक स्थान पे, मेहरौली नाम ध्यान में रखना है आपको, दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान पे और राय पिथौरा दुर्ग में। ओके। देन है चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी। मैंने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किए और आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ, तो आप इनको ध्यान में रखें। अगर आप यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी। जैसे कि अकबर के में नवरत्न थे, वैसे ही यहाँ पे 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा गया है। उनमें से कालिदास, धन्वंतरी, शपनक एंड अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, वराहमिहिर, घटकपर एंड वरुरुचि। ये ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइटर हैं जो इनके काल में रहे हैं, दरबार में रहे हैं, और पूछा जा सकता है कि इनके समकालिक कौन सा विद्वान नहीं था। तो आपको इनमें से दे देंगे और एक डिफरेंट दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप डिफरेंट को इजली से चूज कर लेंगे। देन है चीनी यात्री जो फायान था, जो इंडिया में आया था 399 ईसा पूर्व से 414 ईसा पूर्व। इसके समय में आया था। चंद्रगुप्त सेकंड को उदयगिरी अभिलेख में तत्प्रग्रहित कहा गया है। ध्यान में रखना है। देखो बहुत, एक तो सिंह था, फायान था, हेनचांग था, ये 3-4 ऐसे चीनी यात्री थे जो जिस राजा के काल में आए हैं उनको आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा किस राजा के काल में आया है। तो फायान किसके काल में आया था? फायान आया है चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। और हेनसांग था वो आया था हर्षवर्धन के काल में। और हर्षवर्धन के काल के बाद जो इत्सिंग था वो बाद में आया था। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड है कि चंद्रगुप्त सेकंड को उदयगिरी अभिलेख में तत्प्रग्रहित कहा गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। देन है इसके बाद जो टर्न आता है वह है कुमार गुप्त का। और कुमार गुप्त का जो टाइमिंग पीरियड रहा है वो 415 से बिटवीन 454 समथिंग रहा है। एंड देन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने करवाई है और इसने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया है। देन और पुष्यमित्रों का आक्रमण इसके काल में हुआ था। 2 क्वेश्चन तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बन के भी आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो वो था कुमार गुप्त। और पुष्यमित्रों का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो वो है कुमार गुप्त। क्लियर है? देन नेक्स्ट है एंड लास्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कुमार गुप्त के बाद जो आता है वो है स्कंदगुप्त, जिसने शक्रादित्य नामक उपाधि ग्रहण की थी। और इसका टाइमिंग पीरियड रहा है 455 बिटवीन 467 के समथिंग। और कुमार गुप्त थर्ड गुप्त वंश का अंतिम महान शासक हुआ है। ये ध्यान में रखना है कि इनमें ऐसा कुछ नहीं था। बस जो आप इसकी उपाधि आपको ध्यान में रखनी है। देन जो कुमार गुप्त थर्ड था, कुमार गुप्त फर्स्ट हमने देखा है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। एंड कुमार गुप्त थर्ड था जो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक हुआ है, जो थोड़ा ब्रेव हुआ है। इसके बाद सब जो गुप्त वंश की जो छवि थी वो धूमिल होती चली गई।
तो यहाँ तक हमने जिन जो गुप्त काल के जो शासक हैं उनके बारे में हमने स्टडी की है, और किसको क्या कहा जाता है, किससे रिलेटिव उसकी जो उस करेक्टरिस्टिक हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं वो हमने देखी हैं। कौन कौन से विद्वान हैं और किसके दरबार में रहे हैं, किसने क्या किया, ये सारी स्टडी हमने यहाँ पे कर ली। आपको ध्यान में रखना है, इनके नोट्स बना के रखने हैं, इनको सेव करने हैं, इनको सुरक्षित रखना है, और इनको एग्जाम के पास में फिर से इनको रिवाइज करना है। रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के इनके लिए। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आपको जितना भी आपने पीछे जो भी आपने पढ़ा है वो सब कुछ आपका खराब हो जाएगा। इसके बाद मैं कल के दूसरे वीडियो में आपको गुप्तकालीन स्थापत्य कला लेके आऊँगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुप्त काल में। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मुझे मोटिवेट करिए। ओके गाइस, बाय बाय।